नमः संस्कृताय मित्रों। तो आइए देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। देखिए ये प्रश्न आता है तो आप थोड़ा इसे समझ लीजिए और देखिए आए चाहे ना आए हमें आना चाहिए क्योंकि हमारे सिलेबस में रखा हुआ। ठीक है। और बाकी देखिए ये पूछा भी गया है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है जितनी बार पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है आपको वो समझ लीजिए, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक है। इसके बाद हम इसे जो है पढ़ेंगे। अभी यहाँ ध्यान आपको नहीं देना है, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। देखिए इसमें आपको समानता ये बताना है, जैसे अगर मान लेते थोड़ा एक बार मेरी कहानी को सुन लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम में आपको ये बताना है कि बाण भट्ट जो है कादम्बरी को किस प्रकार लिखे हैं और कादम्बरी में कहाँ कहाँ का वर्णन आया है। बाण भट्ट किस प्रकार से सिद्धहस्त कवि हैं। और आपको जो मैं बताया हूँ बाण की शैली एवं काव्य सुंदर जो आप पढ़े हैं ना, तो वहाँ की कुछ चीज़ें जो है आपको इसमें लिख देना है। ठीक है। कि बाण भट्ट जो है संभोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का बहुत ही प्रयोग किया। उन्होंने वियोग श्रृंगार का और अधिक अच्छा प्रयोग किया। बाण भट्ट जो है बाण भट्ट की रीति जो पंचाली रीति थी, और उन्होंने उसमें बाण जो है पंचाली रीति। अब पंचाली रीति का क्या अर्थ होता है? पंचाली रीति का जो तात्पर्य होता है विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करना। उसके बाण भट्ट जो है सिद्धहस्त कवि हैं। फिर बता देना है, इसी में आपको लिखना है, इसी में आप बता देंगे भाषा के बारे में थोड़ा बता देना कि बाण की जो भाषा का प्रवाह बहुत ही फैला हुआ था। बाण की भाषा सरल सुबोध, यानी सरल सुबोध का मतलब क्या होता है? यानी जो आसानी से समझ आए, सबके जनमानस तक जो है उनकी भाषा समझ जाए। बाण के समय चार प्रकार की शैली थी, जिनमें से बाण ने तीन प्रकार की शैलियों का जो है बाण अपने साहित्य में प्रयोग करते हैं: दीर्घ समासा, अल्प समासा और समास रहिता। तो ये चीज़ थोड़ा आपको जोड़ देना है। अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में। आप देखिए क्या क्या आप लिखेंगे। कवि की सर्वतोमुखी प्रतिभा, यानी जो प्रतिभा उनके अंदर, व्यापक ज्ञान, अद्भुत वर्णन शैली और प्रत्येक वर्ण विषय के सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन के आधार पर यह सुभाषित प्रचलित है कि बाण ने किसी विषय को अछूता नहीं छोड़ा और उसने जो कुछ वर्णन कर दिया है उसे आगे कहने के लिए शेष नहीं रहता। यानी उन्होंने पहले ही सब अपने बारे में बता दिया है। ठीक है। अब यहाँ आप वही चीज़ आप समझिए, बाण ने जितनी सुंदरता, सहृदय और सूक्ष्म, देखिए थोड़ा विशेषता में क्या करते हैं उनके बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं, तो वहाँ आप कुछ लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये जो किताब में लिखा है आपके कि आप यही उतारें यही रटें, तो ये चीज़ नहीं भैया, ऐसे आपको ना उतारना, आपको समझ लेना है कि बाण भट्ट के बारे में हमें क्या क्या लिखना है। कुछ हेडिंग याद कर लीजिए, भाषा, अलंकार, शैली, रीति, ये चीज़ें वहाँ पर आपको लिख देना है। बाकी आपको सब नंबर मिल जाते हैं। और बाकी ये किसी को नहीं पूरा याद होगा, अब याद कर भी लेंगे तो कहीं पूरा नंबर पा जाएंगे का। तो इस प्रकार से आप अपने मन से जब लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि बच्चे ने अपने से जो है लिखा है, अपने सोच समझ के लिखा थी। ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी बाह्य प्रकृति का वर्णन किया है, उतनी गहराई से अंतः प्रकृति और मनोभावों का विश्लेषण भी किया है। प्रत्येक वर्णन इतने व्यापक और सटीक होते हैं कि पाठक को अनुभव होता है कि उनकी परिस्थितियों में वह ऐसा ही सोचता या करता। प्रातःकाल वर्णन, संध्या का वर्णन, शूद्रक का वर्णन, चंडाल कन्या का वर्णन, विंध्या तटी का वर्णन, सबर सैन्य वर्णन, जावाल्य श्रम का वर्णन, जवाली। तो कुछ चीज़ें आप याद करते जाइए, जैसे प्रभात काल का वर्णन आया है, संध्या यानी शाम काल का वर्णन आया है, शूद्रक का वर्णन आया है, चंडाल कन्या का वर्णन आया है, विंध्या तटी का वर्णन आया है, सबर सैन्य का वर्णन आया है, जवाली ऋषि के आश्रम का वर्णन आया है, जवाली का वर्णन आया है, उज्जैनी का वर्णन आया है, तारापीठ का वर्णन आया है, इंद्रायुध जो घोड़ा बना हुआ था तो इंद्रायुध का वर्णन आया, अछोत सरोवर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा जो भी कुछ चीज़ें याद हो तो वहाँ लिख देना है। ठीक है। महाश्वेता का वर्णन, कादम्बरी का वर्णन आदि में बाण ने वर्णन ही नहीं किया अपितु प्रत्येक वस्तु का सजीव चित्र जो है उपस्थित कर दिया है। इसी प्रकार रानी विलासवती के पुत्रहीनता जन्य विषाद का वर्णन उन्होंने, देखिए विलासवती जो तारापीड़ है उसकी पत्नी है विलासवती, और विलासवती का पुत्र कौन है? तो चंद्रापीड़ है। तो यही विलासवती और राजा तारापीड़ के पुत्र नहीं हो रहा था, तो वही लिखा हुआ विलासवती के पुत्रहीनता जन्य विषाद का वर्णन, चंद्रापीड़ को देखकर स्त्रियों के हाव भाव का वर्णन, पुंडरीक की मृत्यु
और महाश्वेता का कपिंजल के विलाप का वर्णन बाण की हार्दिक संवेदना और सहृदयता का परिचायक है। चंद्रापीड़ को दिए गए शुकनाशोपदेश में तो कवि की प्रतिमा का चरमोत्कर्ष परिलक्षित होता है, यानी वो बहुत ही सीमा तक बढ़े हुए हैं। कवि की लेखनी भावोद्रेक में बहती हुई सी प्रतीत होती है। शुकनाशोपदेश में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सरस्वती साक्षात मूर्तिमती होकर बोल रही हैं। तो ये चीज़, अब बाकी आपको यहाँ कुछ भी नहीं देखना है, बस इतना ही आपको थोड़ा समझ लेना है इसमें। और देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बाण की शैली, काव्य सौंदर्य, इसे रट लेना भैया। ये आता है बाण की शैली एवं काव्य सौंदर्य, ठीक है। नमः संस्कृताय मित्रों, अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे और कुछ आपको नए चीज़ बताएंगे। जो देखिए इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं, बाकी आपका पूरा सिलेबस कराए हैं। आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी अच्छी लगी या ख़राब लगी, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ दो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।